Hello students, in this video we will cover chapter 2 of depository operations module, that is introduction to depository. So first is need for depository system. तो क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट को डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को पास करने की और उसके थ्रू डिपॉजिटरी को क्रिएट करने की, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि इंडिया हैज़ 2 डिपॉजिटरी, NSDL और CDSL. तो क्या व्हाट वाज द नीड एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस. So the earlier system of physical settlement on Indian exchanges were highly inefficient and risky. हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल होल्डिंग ऑफ शेयर्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी कि एक तो वहाँ पे फोर्जरी हो जाती थी, डुप्लीकेशन हो जाती थी और बहुत रिस्की था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत इनएफिशिएंट था. तो वो सारी चीज़ों को, वो सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट केम आउट विद एन आइडिया ऑफ डिपॉजिटरीज. So it was characterized by an increased number of bad deliveries, mutilation of share certificates, slow transfer of securities, theft, forgery. ये हमने सब ऑलरेडी कवर करा है. तो फिजिकल शेयर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी? म्यूटिलेशन हो जाती थी, डुप्लीकेशन यानी थेफ्ट हो जाता था, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज वो वेरी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था. अब इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 वॉज पास and it provided for the establishment of depositories NSDL and CDSL in the securities market to ensure the free transferability of securities with speed, accuracy and security by making securities of the public limited company freely transferable subject to certain exceptions. अब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स इजी बेच सकते हो, खरीद सकते हो at your own comfort, sitting in front of your computer, sitting in front of your laptop. You can easily sell, you can easily buy any share of any company. Plus dematerialization of the securities for holding and transfer in the depository mode, that is electronic mode, and maintaining the ownership records in the book entry form. ठीक है, तो 3 मेन फीचर्स हैं डिपॉजिटरी के, या फिर ये कह लीजिए कि डिपॉजिटरी एक्ट पास आउट करने के 3 मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या थे. कि जो टाइमली प्रोसेस था, एक तो उसको हमने रियल क्विक मैनर में उसको कन्वर्ट कर दिया, प्लस आपने डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया. हमने शेयर्स का डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब शेयर्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. प्लस जो इनका रिकॉर्ड होता था, ट्रांसफर का जो रिकॉर्ड होता था, बाइंग एंड सेलिंग का रिकॉर्ड होता था, या फिर ओनरशिप का रिकॉर्ड होता था, वो बुक एंट्री फॉर्म में हो गया. इट्स जस्ट अ बुक एंट्री फॉर्म इन द डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस. तो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू आप सारा डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो और उनके पर्टिकुलर्स के साथ साथ. अब क्या क्या फीचर्स हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के. तो मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है. तो हमारे पास NSDL, CDSL 2 डिपॉजिटरीज हैं. डीमेटेरियलाइजेशन मींस कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक या फिर टू डीमेट फॉर्म. सो द डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज अकर्स व्हेन सिक्योरिटीज इशूड इन फिजिकल फॉर्म आर डिस्ट्रॉयड. तो फिजिकल फॉर्म आज की तारीख में खत्म हो गया. एंड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर क्रेडिटेड इनटू द सिक्योरिटी होल्डर्स या फिर बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट. तो आपका एक बैंक अकाउंट की तरह एक डीमेट अकाउंट खुल जाता है, जैसे भी बैंक अकाउंट होता है, और उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर क्रेडिट कर दिया जाता है. सो डिपॉजिटरी सर्विसेज थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि देखिए डिपॉजिटरी जो है वो खुद काम नहीं करते हैं, वो भी अपने एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा कह लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होता है या फिर कोई डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो खुद कभी कुछ काम नहीं करता, वो सारी चीज़ों को आउटसोर्स करके चलते हैं. ऐसे ही डिपॉजिटरीज भी डोर स्टेप सर्विसेज नहीं देता है, वो क्लाइंट्स या फिर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के पास खुद नहीं जाता है. दे एक्ट थ्रू देयर एजेंट्स विच आर नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मेंबर होते हैं डिपॉजिटरीज के, और वो ही हैं जो डिपॉजिटरी अकाउंट खोलते हैं या फिर डीमेट अकाउंट खोलते हैं क्लाइंट्स का या फिर ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का. सो द डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996 प्रोवाइड्स दैट द डिपॉजिटरी प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर थ्रू देयर एजेंट्स कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही काम करते हैं डिपॉजिटरी के बिहाफ पे, और उनका काम क्या है? डीमेट अकाउंट को ओपन करना और डीमेट अकाउंट क्लोज करना, ओपन करना, प्लस मेंटेन करने का काम किसका है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का. देन फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इजी कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल टू डीमेट फॉर्म और डीमेट फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म. उसका मतलब क्या होता है? फंजिबिलिटी. सो इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द सिक्योरिटीज इन द डीमेटेरियलाइज्ड form are not identified by a distinctive number
एंड सर्टिफिकेट नंबर्स एज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फंजिबिलिटी का वो क्या कह रहे हैं, जैसे फिजिकल शेयर्स में क्या होता था, उनके एक डिस्टिंक्टिव नंबर होते थे, यानी एक यूनिक नंबर, एक यूनिक कोड उसके ऊपर होता था हर फिजिकल शेयर के ऊपर, कि ये वाला जो कोड है ये पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर को बिलोंग करता है। तो उस कोडिंग के लिए हर फिजिकल शेयर्स पे होते थे। लेकिन डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में ये सिस्टम भी अब खत्म हो गया है, कोई कोडिंग नहीं होती है और कोई डिस्टिंक्टिव नंबर इश्यूज नहीं होते हैं। Thus, all securities in the same class are identical with each other and are interchangeable. ठीक है। Then registered owner and beneficial owner. In the depository system, the ownership of securities dematerialized is vested in the security holder. The depository is recorded as a registered owner in the book of the issuer and the records of the depository. And in the records of the depository, the security holder is recorded as the beneficial owner. तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि हर कंपनीज को अपना एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज एक्ट में कंपनीज को रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना पड़ता है, तो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में अब मान के चलिए कोई कंपनी है, उसके 30,000 शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या कंपनी सारे दिन अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपने मेंबर्स की एंट्री करती रहेगी? उसके पास तो बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उस चीज़ को, उस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, या फिर ये कह लीजिए उस कॉम्प्लेक्स वर्क को इन्होंने ईज आउट किया है। कैसे किया है कि कंपनीज अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सिर्फ 2 नाम लिखेंगी, NSDL और CDSL। मतलब उनके 2 ही शेयर होल्डर हैं, 2 ही रजिस्टर्ड होल्डर हैं जिनका नाम है NSDL है और CDSL है। लेकिन NSDL और CDSL बैक ऑफिस में अपने डेटा में क्या लिखेंगे, पूरा ब्यौरा रखेंगे, कौन कौन से लोग हैं जो बेनिफिशियल ओनर हैं, जिनके पास एक्चुअल में होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, तो वो रिकॉर्ड कौन रखेगा, वो डिपॉजिटरी रखेगा। तो रजिस्टर्ड ओनर का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो कंपनीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड हैं, यानी NSDL और CDSL। और बेनिफिशियल ओनर कौन हो गए, जो एक्चुअल होल्डर हैं उन शेयर्स के, वो बेनिफिशियल ओनर। देन फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब फ्री ट्रांसफरेबिलिटी है, बुक एंट्री फॉर्म में आप कभी भी शेयर किसी को भी बेच सकते हो, किसी भी अनोनिमस पर्सन को आप स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू आप अपना शेयर बाय भी कर सकते हो और शेयर सेल भी कर सकते हो। कुछ स्ट्रक्चर क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम का, सो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। तो देखिए डिपॉजिटरी सबसे ऊपर है, उसका स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इशूअर यानी एंड रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स। तो एक एक करके समझ लेते हैं। डिपॉजिटरीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस इज अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग इन द शेयर्स टेक्स प्लेस, या फिर ये कह लीजिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर ट्रेडिंग इन शेयर्स टेक्स प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट, ये सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन में आता है। देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कौन होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है उस ट्रेड को सेटल कराना, क्लियर कराना और उसकी गारंटी देना। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, देखिए जब हम ट्रेड करते हैं, किसी एक ट्रेडर ने शेयर को बाय किया होगा और दूसरे ट्रेडर ने उस शेयर को सेल किया होगा, तो जिसने बाय किया है वो पेमेंट करेगा और जिसने सेल करा है वो शेयर्स को डिलीवर करेगा। तो ये जो क्लियरिंग होती है, ये जो सेटलमेंट होती है, इसका काम किसका होता है, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है, ये ब्रोकर का काम नहीं होता। ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर आपको केवल प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और ब्रोकर का काम ये होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, आपको किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करना होता है। तो उनका काम केवल ट्रेड कराना होता है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम दूसरा होता है, वो उस ट्रेड को सेटल कराते हैं और उस सेटलमेंट की गारंटी भी देते हैं। अब मान के चलिए किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया या फिर शॉर्टफॉल कर दिया या फिर ब्रोकर ने ही पैसा लेके भाग गया, तो गारंटी ऑफ सेटलमेंट कौन देता है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देता है। आगे चल के हम डिटेल में इसको भी समझेंगे। देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, they act as an agent of depositories and on their behalf they guide and they counsel the investors and traders and they help them open the demat account. Then issuer वो कंपनीज होती हैं, कंपनीज कमिंग आउट विद IPOs एंड FPO। जो भी कंपनी बाजार से पैसा उठाने के लिए आती है उसको हम ईश्वर बोल देते हैं। ईश्वर माने वो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है या फिर शेयर लॉन्च कर रही है। देन रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट। अब रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट कौन होते हैं, जो शेयर ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखते हैं, शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड। मैंने आपकी एक पीछे स्टेटमेंट दिया था कि कंपनीज हैव टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर एक्चुअल में कंपनीज नहीं रखती हैं। आज की तारीख में कंपनीज ने भी ये काम आउटसोर्स कर दिया और वो किसको कर दिया, RTAs को आउटसोर्स कर दिया।
तो आरटीएस का काम क्या है, रजिस्ट्रार यानी मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन करना, एंड ट्रांसफर एजेंट यानी शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड को भी रखना। वो किसका काम है, आरटीएस का काम है। ठीक है, तो ये वाला काम भी अब आज की तारीख में आउटसोर्स हो गया। तो कंपनी का काम क्या है, केवल प्रोडक्टिव काम करना एंड ऑपरेटिव काम को करना, और बाकी सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं। सो डिपॉजिटरी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ डिपॉजिटरी, किस किस को डिपॉजिटरी का लाइसेंस मिल सकता है। सबसे पहले आपको लाइसेंस किससे मिलेगा, पहली बात तो सेबी से लाइसेंस मिलेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यू हैव टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस थ्रू सेबी। ठीक है, तो अ डिपॉजिटरी कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़। तो नेटवर्थ क्या होता है, नेट एसेट्स। आफ्टर मिटिगेटिंग ऑल द लायबिलिटीज यू शुड हैव अ सरप्लस एसेट्स ऑफ 100 crore rupees. The sponsor of the depository have to hold at least 51% of the equity shares of the depository company. तो वो कंपनी जो एप्लीकेशन लगा रही है, जिसको हम स्पॉन्सर बोलेंगे, उसके पास 50% यानी मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास होने चाहिए, स्पॉन्सर के पास होने चाहिए। इफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पॉन्सर ऑफ एनी डिपॉजिटरी, then it cannot hold more than 24% of the paid up equity share capital of the depository. तो अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज ही स्पॉन्सर है, एनएसडीएल का स्पॉन्सर कौन है, एनएससी है, और जो दूसरी है सीडीएसएल का स्पॉन्सर कौन है, बीएससी है। तो आज की तारीख में एनएससी और बीएससी के पास एनएसडीएल और सीडीएसएल के 24% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी इफ एनी कैन होल्ड द बैलेंस ऑफ द इक्विटी कैपिटल। पार्टिसिपेंट यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खुद भी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एजेंट्स माना जाता है डिपॉजिटरी का, लेकिन तब भी वो डिपॉजिटरीज के अंदर अपनी होल्डिंग बना सकते हैं या फिर उनके शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ शेयर होल्डर्स ऑफ द डिपॉजिटरी। However, no single depository participant can hold at any point in time more than 15%. तो 15% का ब्रैकेट है यहाँ पे, 15% से ज़्यादा कोई भी एक सिंगल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 15% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड नहीं कर सकता है डिपॉजिटरीज के। द कंबाइंड होल्डिंग ऑफ ऑल द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन द इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 49%। तो वहाँ पे विदेशों के पास यानी फॉरनर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो 49% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते डिपॉजिटरी के अंदर। एंड नो पर्सन अदर देन अ स्पॉन्सर कैन होल्ड मोर देन 15% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द डिपॉजिटरी। केवल स्पॉन्सर ही ऐसा है जो किसी भी डिपॉजिटरी के अंदर 15% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉन्सर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल कैटेगरी में हो या फिर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो 15% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकता है। इवन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है तो वो भी 15% से ज़्यादा नहीं रख सकता। अप टू 15 का क्लॉज है, मोर देन 15 का क्लॉज नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिपॉजिटरी कैन डील इन सिक्योरिटीज ओनली आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। मैंने आपको बताया था, फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द स्पॉन्सर ऑफ अ डिपॉजिटरी शुड बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो किसी भी डिपॉजिटरी का कौन कौन स्पॉन्सर हो सकता है, कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है डिपॉजिटरी को। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे इसके अंदर आ जाते हैं आपके एनबीएफसी, वो नॉन बैंकिंग कंपनीज जो डिपॉजिट लेती हैं या फिर जिनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। या फिर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, जैसे आईएफसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक इंक्लूडिंग अ फॉरेन बैंक, कोई भी बैंक हो, फॉरेन बैंक के, इवन फॉरेन बैंक कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द लाइसेंस एज अ लाइसेंस फॉर द डिपॉजिटरी। रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और इंडिया के अंदर यही है सबसे ऊपर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। A body corporate engaging in providing financial services where not less than 75% of the equity capital is held jointly and severally by these institutions. अब इस क्या कह रहा है कि ये जो 3 इंस्टीट्यूशन की हमने बात करी है, इनकी कोई सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है जिसके थ्रू ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी क्यों बोला मैंने, सब्सिडरी वो होता है जहाँ पे 50% से ज़्यादा होल्डिंग किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की होती है। यहाँ पे 75% बोल रहा है, तो यानी इनकी सबसे एसोसिएट कंपनी ही बनेगी। देन अ बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड और रिकग्नाइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन अ फॉरेन कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग कस्टोडियल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज इन द सिक्योरिटी मार्केट। ये उस फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है जो वहाँ पर उस कंट्री के अंदर
कस्टोडियल सर्विसेज देती है, क्लियरिंग सर्विसेज देती है, या फिर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड वाली सर्विसेज देती है। तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डिपॉजिटरी एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्पॉन्सर फॉर अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस। देन कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं डिपॉजिटरी को? रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द डिपॉजिटरी। So every depository is required by SEBI regulations to maintain the below mentioned records and document for a minimum period of 8 years. तो जो भी रिकॉर्ड हैं उसको मिनिमम 8 ईयर्स के लिए रखने पड़ते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी यही कहता है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसिक्यूटिवली 8 ईयर्स के लिए मेंटेन करनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच है। लेकिन कौन कौन सा? रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटीज, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन। तो जो भी एप्लीकेशन उन्हें मिली है, डीमेट एप्लीकेशन एंड रीमेट एप्लीकेशन, एक तो उनका रिकॉर्ड उन्हें मेंटेन करना है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स, द नेम ऑफ द ट्रांसफर एंड द डेट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो आप अब ये देख लीजिए, 8 साल तक जो भी शेयर्स में आपने डीलिंग करी होगी उसका सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी। तो वो डिपॉजिटरी एक क्लिक करेगी, एक बटन क्लिक करेगी और आपके नाम पे आगे का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अ रजिस्टर एंड एन इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, किस किस के नाम पे शेयर्स थे। डिटेल्स ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द बेनिफिशियल ओनर एज एट द एंड ऑफ ईच डे, मतलब 8 साल के हर एक दिन का आपका डेटा मिल जाएगा। रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम एंड सेंड टू द पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स, इशूअर एजेंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर। कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मांगा है, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन लगाई है इशूअर्स ने या फिर आरटीए ने या फिर बेनिफिशियल ओनर ने, तो वो रिकॉर्ड भी डिपॉजिटरीज को मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। Then records of approval, notice, entry and cancellation of pledge and hypothecation. Pledge and hypothecation का मतलब क्या होता है? गिरवी। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं और उनके थ्रू पैसा को रेस कर लेते हैं, पैसा जुटा लेते हैं। तो वो जो गिरवी या फिर प्लेज जो हम रखते हैं शेयर्स के ऊपर, उसका रिकॉर्ड भी कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिट। डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज डिक्लेयर्ड टू बी एलिजिबल फॉर डीमेटेरियलाइजेशन, देन सच अदर रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स इनको मेंटेन करने हैं 8 साल तक। देन फंक्शंस ऑफ अ डिपॉजिटरी, फैसिलिटेटिंग अकाउंट ओपनिंग, मॉडिफिकेशन एंड क्लोजर। कौन सा अकाउंट की बात कर रहे हैं? डीमेट। फैसिलिटेटिंग ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और उनको मॉडिफाई में क्या आ जाएगा? नॉमिनेशन ही आता है। वैसे नॉमिनेशन आ गया, चेंज ऑफ एड्रेस आ गया, चेंज ऑफ फ़ोन नंबर आ गया, चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये सारा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। फैसिलिटेटिंग डीमेटेरियलाइजेशन, अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स हैं और उनको आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है तो वो आप एप्लीकेशन लगा के कर सकते हो। अकाउंट ट्रांसफ़र का काम कर सकते हो। अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? एक डीपी से दूसरे डीपी पे। मान के चलिए आपका ब्रोकर जीरोधा है और आपने अब आगे जाके उसको फायर्स में कन्वर्ट करा लिया, तो आप जितनी भी जीरोधा की आपके पास होल्डिंग थी वो आप फायर्स के प्लेटफॉर्म पे जाके उसको ट्रांसफ़र करा सकते हो। देन फैसिलिटेटिंग ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट एक्शंस वो होते हैं जब आप डिविडेंड, जैसे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बाय बैक आता है, या फिर कंपनी कभी कभी बोनस शेयर दे देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एक्शन। तो बोनस शेयर्स और डिविडेंड किस किस को दिएगी कंपनी, या कौन कौन सा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स थे उस डेट पे जिस डेट पे डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर हुआ था, तो वो ब्यौरा कौन देगा? वो डिपॉजिटरी ही तो देगा। वो डिपॉजिटरी पूरी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स दे देगी कंपनी को, और फिर कंपनी जो है अपने बैंक को ऑथराइज करेगी और फिर बैंक आपको डिविडेंड क्रेडिट कर देगी, डिविडेंड या बोनस शेयर जो भी है। देन फैसिलिटेटिंग प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंकेजेस विद क्लियरिंग सिस्टम, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मेन का लिंकेजेस रहता है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है? मैंने बताया था, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एंड गारंटिंग ऑफ ट्रेड, ये काम किसका होता है? क्लियरिंग हाउस या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है। तो जब ट्रेड्स को सेटल आउट कराना होता है, फंड्स और सिक्योरिटीज को सेटल आउट कराना होता है, तो दे टेक हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी और उसके थ्रू वो सारा काम किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर 2 एंड विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.